हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर्स इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सबका स्वागत करता हूं और आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के विश्वास के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारी पूरी टीम आपके इस सपोर्ट और इस प्यार के लिए कृतज्ञ हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं रोजाना आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट लाने की। रात को 8 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में रोजाना हम लोग रोजाना डिस्कस करते हैं किसी बेहतरीन टॉपिक का। हो सकता है वीडियो आप हमारे किसी न किसी कोर्स के अंदर भी देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे PYQ डिस्कस करते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टॉपिक वाइज भी बहुत सारे वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। और बेसिकली हम ये जो क्लासेस देते हैं वो डिफेंस की तैयारी करवा रहे हैं। डिफेंस से कोई बच्चे या किसी पेरेंट्स को यदि अवेयरनेस नहीं, तो बता दूं मैं कि डिफेंस का मीन्स यहाँ पे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या RIMC, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून, इन सब की तैयारी के लिए हम लोग तैयारी करवाते हैं। और इन सब के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। RIMC को छोड़ करके उन तीनों के अंदर क्लास 6 और क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम होता है। RIMC में क्लास 8 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। और इन एग्जाम के अंदर पेपर का लेवल बहुत अच्छा आता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स लगातार इस पे काम कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे बहुत अच्छे एजुकेट हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर जब कोई बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय या RIMC की प्रिपरेशन करता है तो उसकी एकेडमिक्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि इन एग्ज़ाम का एक लेवल होता है। और आपका यदि एम एज ए पेरेंट्स यदि आप हैं, तो आपका एम यदि बच्चे को डिफेंस में भेजना ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जाके उसको नीट तो करवानी है आपको, या उसको JEE करवाना है, या उसको आपको CA फाउंडेशन करवाना है, या UPSC क्लियर करवाना है, कहीं ना कहीं आपका एम एजुकेशन से रिलेट करता है। तो आपको 100% सारे एग्जाम के एंट्रेंस दिलवाने चाहिए। एंट्रेंस दिलवाने से बच्चा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम में बैठता है। वो देखता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है। और बहुत छोटी एज में वो सीख जाता है कि अच्छा ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वरना उसके दिमाग में रहता है कि यदि मैंने 80% लेके आ गया, 90% लेके आ गया, आई एम द बेस्ट। लेकिन जब उसे पता लगता है कि 90% लाने के बाद भी हम फेल हो सकते हैं और ज़ीरो हो सकते हैं, देन वी नीड टू डू टॉप। टॉप पे रहना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन उसका होता है जो एकदम टॉप पे होता है। टॉप क्रीम को छांट लिया जाता है, बाकी सबको हटा दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। यही फॉर्मेट काम करता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ पे भी बच्चा छोटी एज में सीखने लग जाता है कंपटीशन की परिभाषा, जो हम उसको बहुत सारे लेक्चर देके नहीं सिखा सकते। वो ही बच्चा इस तरह के एग्जाम को देके सीख सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट सारे पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को इस तरह के एग्जाम दिलवाइए। और एज ए स्टूडेंट यदि आप देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है, मजा आने वाला है। इस तरह के एग्जाम के फॉर्म भरिए। आपको डिफेंस में जाना है नहीं जाना है, दीज आर द सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी थिंग, भाई फाइट तो करके देखो, मजे लेके देखो, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के साथ बैठ के देखो कि आप के साथ कितने बेहतरीन कॉम्पिटिटर्स इंडिया में तैयार हो रहे हैं। और हमारा इंडिया का हर एक बच्चा यदि कुछ सब्जेक्ट बेहतरीन कर ले, आगे जा करके वो बच्चा कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पे रहता है, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर या कहीं ना कहीं। तो वो इंडिया की सपोर्ट करता है, इंडिया के डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। तो वो इंडिया को बनाने का काम करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की कुछ भावनाएं, कुछ इस तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड्स बच्चों में डालें कि बच्चा थिंक आउट करे बियॉन्ड दी बॉक्स। बॉक्स के बाहर वो सोच स्टार्ट करे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना स्टार्ट करें और कुछ ना कुछ बेहतरीन करिए। चलिए बातें होती रहेगी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारी पिछली क्लास में हो चुका था। इस क्वेश्चन से आगाज करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ प्रोबेबिलिटी किसका मतलब होता है, कुछ संभावनाएं, कुछ ऐसी चीजें जो हमें एक्सपेक्टेड रहती है होने वाली है। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है PE इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये इसका फॉर्मूला होता है शॉर्ट फॉर्म में, PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, बहुत बार नंबर ऑफ टाइम बता चुका हूँ। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि भैया इसकी कोई रेंज वेंज होती है क्या, क्या इसकी मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू होती है, और क्या इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। पहली बात, क्या प्रोबेबिलिटी किसी रेंज के अंदर इंक्लूड है? तो इसका उत्तर है हाँ। कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है, उसका उत्तर हम जानने की कोशिश करें।
देखिए, आ, मैंने बोला मेरे पास एक बैग मैंने एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, आप इस एक्सपेरिमेंट से पाएंगे। उसमें कुछ मैंने रेड बॉल्स डाल दिया, कुछ मैंने ब्लैक बॉल्स डाल। अब मैं आपसे बोलूं कि सर मैं रेंडमली बिना देखे इस पॉलीथीन के अंदर हाथ डालूं और मैं बोलूं कि सर ये रही ग्रीन बॉल, इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि इसमें ग्रीन बॉल है ही नहीं, इसमें ग्रीन बॉल नहीं है। तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जीरो। इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल आउटकम जीरो है। टोटल आउटकम्स तो चलो 5 है, तो 0/5 का आंसर होता है जीरो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी जीरो, तो जीरो का मैंने एग्जांपल दिया है, इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा ऐसा हो जाए, दूसरी ऐसी बात हो जाए कि भाई एक पॉलिथीन के अंदर सारी की सारी रेड बॉल्स ही हैं, दूसरी कोई बॉल ही नहीं है, सारी की सारी रेड बॉल है। अब मैं आपको बोलूं, मैं रेंडमली बिना देखे इस थैले में हाथ डालूंगा और हाथ डाल के मैं मैजिक दिखाऊं आपको, जादू दिखाऊं आपको, बिना आपको आप बैग में बिना देखे मैं आपको बता सकता हूं कलर कौन सा है। बाहर बॉल निकाला मैंने, बोला रेड बॉल, तो क्या कमाल कर दिया मैंने? नहीं, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उस थैले के अंदर, उस पॉली बैग के अंदर सारे की सारी रेड बॉल ही थी। तो टोटल रेड बॉल थी 6, तो मेरा सारा का सारा फेवरेबल आउटकम्स भी 6 और टोटल बॉल भी 6, 6/6, आंसर कम्स 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1। यानी दो सिचुएशन मैंने बताई, एक सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी 0 थी, दूसरे की 1 थी, बाकी सारी प्रोबेबिलिटी इसके अंदर लाई करेगी। हमेशा याद रखिए, प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू दैट इज 0 और मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1। और इसको लिखते कैसे हैं, प्रॉपर ढंग से लिखते कैसे हैं इस बात को, इसका उत्तर तो आपको सीख ही गए होंगे आप, है ना? इसका उत्तर तो यही है, मैक्सिमम वैल्यू एंड वैल्यू। इसका उत्तर तो आपने सीख लिया होगा सर, इसका 0 एंड 1 है, ये बताइए आपको 0 एंड 1 हो गया। अब इसको लिखते हैं प्रॉपर ढंग से, ऐसे लिखते हैं कि 0 से बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी या उसके बराबर होगी, ये भी ध्यान रखें एग्जाम में आता है, और हमेशा छोटी या इसके बराबर होगी 1 के। इस फॉर्मूले को, इसको याद रखें कि प्रोबेबिलिटी को इस रंग से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको ऐसा ही पढ़ा जाता है कि पीई जो है वो ग्रेटर देन जीरो है एंड इक्वल्स टू जीरो। जीरो हो भी सकता है, जब भी हमने इवेंट देखा उसका, और वो 1 से छोटी होगी या जीरो के बराबर, उसका भी हमने इवेंट देखा। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का रेंज, की बात याद रखिए। चलिए फर्दर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। मीडियन क्या होता है? का सिंपल सा मतलब होता है मिडल वाला। ये सिंपल लैंग्वेज में बोला है मैंने, मिडल वाला, जो मिडल में बैठा है। तो सर इसका निकालना कौन सा बड़ी बात है? 1 2 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, सर आंसर आ गया 1। क्या सर ऑप्शन में है 1? टिक लगा दिया मैंने। लेकिन रुकना पड़ेगा यहाँ पे, रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मीडियन में मिडिल वाला निकालना है, लेकिन सबसे पहले डेटा जो है उसको अरेंज करना होगा हमें। हमें उस डेटा को अरेंज करना होगा, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, या तो सबसे छोटा डेटा पहले और बाद में सारे बड़े, और या सबसे बड़ा डेटा पहले बाद में सारे छोटे। तो असेंडिंग में छोटा पहले आता है, बाद में इंक्रीज होते रहते हैं। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा पहले आता है, बाद में डिक्रीज होते रहते हैं। तो बात करते हैं, अरेंज करते हैं इस डेटा को। तो सबसे बड़ा डेटा को रखते हो, सबसे बड़ा कौन है? 7 है, ये आ गया 7। उसके बाद कौन है? उससे जस्ट छोटा है 2, उससे जस्ट छोटा है 1, उससे छोटा है 0, उससे छोटा है -2, उससे छोटा है -5, उससे दोनों बराबर ही है। बीच में कौन रहा सर? 3 को इधर छोड़ा, 3 को यहाँ छोड़ा, आंसर कम्स 0। तो राइट आंसर इज 0। तो 0 क्या हो गया मेरा? राइट। मीडियन के लिए डेटा को पहले अरेंज करिए, असेंडिंग या इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड देन मिडल वाला। अब यदि ये तो देखिए 7 डेटा थे, यदि ऐसा होता, ऐसा यदि होता और आपसे पूछा जाता फाइंड द मी, व्हाट टू डू,
सर पहले तो मैं इसको अरेंज कर लेता, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, अब यदि ये 3 होते तब तो मिडिल वाला 4 हो जाता, लेकिन ये 4 लोग हैं, मिडिल में कौन है भाई? उस कंडीशन में जो मिडिल में डेटा, 2 डेटा हो ना, ये बीच में आ रहा है, देखो दोनों बीच में, इसको दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, 9/2 या 4.5, ये राइट आंसर आ जाएगा। ढंग से अरेंज करना होता है मुझे डेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मीन ऑफ द क्राइटेरियन ग्रुप, मीन दे रखा है 6 दे रखा है और इसमें एक्स वैल्यू दे रखा है। अब भैया मीन बोल दूं या इसको मैं एवरेज बोल दूं, एक ही बात है। फॉर्मूला होता है सम ऑफ द डेटा अपॉन नंबर्स ऑफ द डेटा, सम ऑफ द डेटा अपॉन नंबर्स ऑफ द डेटा। ये क्या होता है? एवरेज या मीन। मीन दे रखा है 6, तो यहाँ 6 लिख दो, सम मन सबको जोड़ दो, 10 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 5। नंबर ऑफ डेटा कितने? 1 2 5, ये रख दिया 5 यहाँ। 5 को इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, इधर किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30। अब इन दोनों को ऐड करो, 13, 13 और 8 हो गया 21, 21 और 5 हो गया 26, 26 प्लस एक्स, 26 प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है, 26 को यहाँ भेज दो, 30 माइनस 26 एक्स, एक्स का वैल्यू आ गया 4, यानी एक्स की जगह मुझे क्या लिखना है? 4 लिखना है। यदि मैं एक्स की जगह 4 लिखता हूँ तो इस डेटा का जो मीन निकलेगा, इस डेटा का जो एवरेज निकलेगा, दैट इज 6। तो ये हो गया। ये एवरेज का फॉर्मूला बहुत ढंग से याद कर लें, कंटस्ट कर लें इसको, बढ़िया ढंग से ला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर? बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि कहीं पे लिखा हो एन स्क्वायर एंड एन प्लस 1 का स्क्वायर, कंटिन्यूस नंबर दे रखा हो कहीं भी, तो इसके बीच में लाई करते हैं 2n। हमेशा हमेशा इनके बीच में लाइन कौन करता है? 2n लाई करता है। 2n बोले तो छोटे वाले नंबर का ट्वाइस, छोटे वाला नंबर यहाँ पे 11 है, 11 का ट्वाइस कर दो, आंसर आ जाएगा 22। राइट आंसर इज 22। बस 2n फॉर्मूला याद रखिए, यदि कोई कंटिन्यू कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बारे में ऐसा पूछा जा रहा है तो उन दोनों के बीच क्या है, तो छोटे वाले नंबर का 2 टाइम कर दो, आंसर आ जाएगा आपके सामने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंडिकेट्स दैट द गिवन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन कौन सी प्रॉपर्टी को बता रहे हैं? देखो 3 लोग थे, यहाँ भी तीनों सेम सेम नंबर है, देख लो, -1/5, 1 -1/5, -3/5, -3, 1/7, 1/, क्या कम्यूटेटिव है? कम्यूटेटिव। क्या एसोसिएटिव है? बिल्कुल एसोसिएशन बना रहा है, पहले पहले 2 नंबरों का एसोसिएशन बना दिया, बाद में लास्ट 2 का एसोसिएशन बना दिया और चेक किया दोनों बराबर है, तो इसके अंदर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लग रही, नन ऑफ दीज नहीं है। ये काम करती है ऐसे, ए बी और सी है, तो इसका उत्तर ए बी और सी ऐसा सेम आएगा। चाहे मैं इन दोनों को ऐड करके इसको ऐड करूं और चाहे तो मैं इन दोनों को ऐड करके बाद में इसको ऐड करूं, तो इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगली बात देखो, टू नंबर्स आर इन अ रेशियो, दो नंबर रेशियो के अंदर है, एक नंबर ए, दूसरा नंबर बी, ये 3 तो ये 5, दोनों का सम 54 है। सम बोले तो दोनों, अब डायरेक्ट सम तो देखो 3 और 5, 3 एंड 5 दैट इज 8, तो आप बोलेंगे सर 8 में कैसे आ गया, 54 कहाँ से आ गया? बात बन नहीं रही सर, समझ नहीं आ रहा बात कैसे हुई, ये कैसे बैठा, वी डोंट नो। ओके, 10 द नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या होंगे वो देखना है हमें, कि नंबर्स इसमें क्या हो सकते हैं, ये हमें यहाँ पे सर्च करने की रिक्वायरमेंट है, समझने की रिक्वायरमेंट है। अब एक तरीका तो ये रहता है कि अपन लोग देखियो, इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया, ये 3x, ये 5x, सम करना है तो 3x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 50, दोनों का सम क्या दे रखा है 50, तो 8x, x का वैल्यू कितना आ गया 54/8, 54/8, ये मेरा वैल्यू आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि बताइए कि
फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या होगा ये मुझे यहाँ पे बताना है। तो x की जगह रखिए 54, 3 ये हो गया 54/8 और ये कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 54/8। यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है कि ऐसा यहाँ पे इसका आंसर एग्जैक्टली आना चाहिए, बट थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए था 100%, और ये प्रॉपरली डिविजिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 3 जा 8 5 जा 8 से ये प्रॉपर डिविजिबल है नहीं हमारे पास 54 और 40 एंड ओके। देखो या तो इसको 64 करना पड़ेगा इनको, ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, या तो ये ऑप्शंस गड़बड़ है यहाँ पे, और या फिर इसका सम गड़बड़ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये ऑप्शन यहाँ पे सेट बैठता दिख रहा है, बाकी ऑप्शन सेट नहीं बैठते, क्योंकि ये 8 3 जाए और ये 8 5 जाए, तो ये 8 से 8 कैंसिल किया 3:5 आ रहा है। यहाँ पे 3:5 जैसा कुछ भी नहीं आ रहा। इसको 3 से करता हूँ, 6 से भी करता हूँ तो नहीं बैठ रहा है, बैठेगा ये नहीं बैठ रहा, तो कहीं ना कहीं ये इसका ऑप्शन गलत है। यहाँ पे इसको 64 होना पड़ेगा, 64 होता तो कट जाता और एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ जाता 8, एक्स का वैल्यू क्या आ जाता 8, 8 3 जा कितना हो जाता है 24 और 8 5 जा हो जाता 40, तो यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, वहाँ पे 64 होना पड़ेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन, फिर फर्दर कुछ दूसरा पर डिस्कस। The sum of the ages of three person is 100 years. What will be the sum of their ages after 5 years? भाई तीन लोग हैं ए बी एंड सी, इन सब का एज का सम कितना है 100 ईयर। व्हाट विल द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर, तो इसके अंदर भी 5 ऐड हो गया, ये भी 5 साल बढ़ा, ये भी 5 साल बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ेगा 5 + 5 + 5, टोटल बढ़ेगा 15 ईयर्स। आंसर कम्स 1 1। व्हाट विल द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 15 ईयर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 115 साल, 115 ईयर हो जाएगा, ये 115 साल हो जाएगा इसका। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि ये पेपर हो चुका है कंप्लीट। अगली क्लास में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम लोग किसी नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, कुछ नए PYQ की शुरुआत करेंगे। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर टॉपिक वाइज कब स्टार्ट करोगे, बहुत जल्द टॉपिक वाइज भी वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे तो बहुत बेहतरीन कंटेंट GK टेस्ट सीरीज। और आपको बता दूं कि हम लोग बहुत जल्दी कुछ न्यू अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ हम सबका बहुत बेहतरीन फायदा लेने। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक उन्हें ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें, विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, जय हिंद।